अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 11 का लेक्चर 7 पढ़ना है, जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कस करना है और दूसरा केमिकल फार्मूला को और दूसरी उसकी टाइप्स को। पहले परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं रिसेंटली आपको बताया था कि हम कंपाउंड एनालिसिस जब करते हैं तो दो तरह से करते हैं कंपाउंड एनालिसिस। किस तरह? एक तो क्वांटिटेटिवली, दूसरा क्या? क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया था, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ कंपाउंड। यानी पहले हमारे पास जो है कंपाउंड का एक सैंपल होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि भी उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई सैंपल दिया गया है, कौन सा? ग्लूकोज बताया था, जिसका मैंने उसका क्या फार्मूला होता है C6H12O6। तो हमने आइडेंटिफाई करना है भी कौन कौन से क्या है इनके अंदर एलिमेंट है। कौन से? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या फाइंड करना है या डिटरमाइन करना है, इसमें हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद डिटरमाइन करना है कि भाई इस कंपाउंड के अंदर यानी इस सैंपल के अंदर कितने ग्राम या कितने मैस कार्बन है, कितने मैस हाइड्रोजन है और कितने मैस क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ mass or gram of an element in a sample of compound। ठीक है, in a sample of compound। तो ये हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है, कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज अगर शायद आप लोगों ने पढ़ा हो मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को या फार्मूला मास को, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा किनका होता है? मॉलिक्यूल का होता है। और जो फार्मूला मास होता है वो आपका क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड का होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या आपके पास मॉलिक्यूल, तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। अब देखें टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या है? इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो क्या है एलिमेंट हैं या एटम हैं, उनके एटॉमिक मासेस का मजमूआ क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और हमेशा इसको क्या करते हैं हम? AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? कार्बन एटॉमिक मास कितना है? 12 होता है इसका। ठीक है। 6 क्या है? एटम है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। अब हाइड्रोजन का क्या है? एक एटॉमिक मास होता है। तो कितने हैं एटम? 12 हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने एटम हैं? 6। तो ओवरऑल तकरीबन अगर आप इसे सॉल्व करें तो तकरीबन आता है 180। ठीक है। और ये 180 AMU भी हो सकता है और ग्राम भी हो सकता है। अगर हम क्या बात करें मोल की, तो हमेशा मोल जो है ना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, अगर उसे आप क्या करें? ग्राम में ज़ाहिर करें तो आपका क्या होगा? वो 1 मोल होगा। तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं 180 ग्राम इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये मैस भी है, इसे हम क्या कह सकते हैं? मैस भी कह सकते हैं। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या है? मैस है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है? मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है। मैस फाइंड आउट करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, या सिंपली अगर देखा जाए तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसमें मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये कार्बन का फॉर एग्जांपल मैस ऑफ कार्बन फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं? नीचे कंपाउंड का मैस ले लेते हैं या मॉलिक्यूल का। किसका है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कितना होगा? 180 ग्राम। ठीक है।
अब इसके अंदर कार्बन का कितना है मैस, 12 एटॉमिक मैस है, और 6 क्या है इसके अंदर, क्या है, कार्बन एटम है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 72, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मैस ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम है या एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसका हम आसानी से क्या है, मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब हमने पढ़नी है एक टर्म, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर देखा जाए मैथ्स के हवाले से, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को अगर आप क्या करें, डिफाइन करें, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिसॉल्व या प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट is the number of grams of an element present in the 100 grams of compound, that is percentage of an element। अब इस परसेंटेज को हम जो है ना एक और भी नाम देते हैं, mass over mass, परसेंटेज mass by mass किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, ठीक है। अगर इसका फार्मूला देखें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का, तो फिर हम क्या लेते हैं, mass of an element, नीचे mass of given compound या मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई 100 लगाने का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आ गई। परसेंटेज वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। अब ये क्या है, हमारे पास फार्मूला है। अब हमने जो असल में परसेंटेज है, हम दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक तो हमें एक कंपाउंड दिया जाता है, कहा जाता है कि इसमें हर एलिमेंट का क्या है, परसेंटेज फाइंड आउट करें। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू इस तरह दी देती है कि भाई आपका एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल 6 ग्राम का ग्लूकोज को ले लें आप, 6 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, इसमें आपके 2 ग्राम जो है ना कार्बन मौजूद है। ठीक है, अब 6 ग्राम में से बाकी जो हाइड्रोजन है उसमें से 3 ग्राम जो है ना हाइड्रोजन है, और जो बाकी 1 ग्राम है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह भी कहा जाता है कि भाई एक 6 ग्राम ग्लूकोज क्या है, कितने कार्बन के ग्राम देता है, 2 ग्राम, हाइड्रोजन के कितने देता है, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन के कितने देता है, 1 ग्राम। तो आप इस तरह से भी क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें आपके पास वेट क्या आ जाता है, मैस आ जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, किसकी अगर मालूम करना चाहते हैं, एक एलिमेंट की, कौन सा एलिमेंट की, कार्बन की, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन का मैस लिख देंगे, कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, अब नीचे क्या है, मैस ऑफ गिवन कंपाउंड। अब कितना दिया गया है, मैस 6 ग्राम, कितना दिया गया है, 6 ग्राम। आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसकी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। लेकिन कभी कभार हमारे पास जो है ना सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है ना, उसका मैस दिया गया होता है, डायरेक्ट क्या कहते हैं उसमें, फलां एटम या एलिमेंट की क्या परसेंटेज फाइंड आउट करें। अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो फार्मूला वही है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मैस ऑफ एलिमेंट एंड मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये ग्लूकोज है, इसका जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम, जो कि उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम कह देंगे मैस होता है। ठीक है, अब देखें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसमें उसने कहा कि भाई इतने ग्राम ग्लूकोज है, इतने ग्राम कार्बन देता है, इतने ग्राम हाइड्रोजन देता है, इतने ग्राम क्या ऑक्सीजन देता है। सिंपली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसकी क्या परसेंटेज है। लेकिन अब हमारे पास जो है ना गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके 1 मोल को बराबर कर लेंगे। 1 मोल में जितना मैस होगा वही हमारा क्या होगा, मैस ऑफ कंपाउंड होगा। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो उसका क्या है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। तो 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तकरीबन कितना आ जाएगा,
72 ग्राम। तो 180 ग्राम में से 72 ग्राम क्या है आपका कार्बन मौजूद है इसके अंदर। हमने क्या निकालनी है परसेंटेज, तो कार्बन का जो मैस है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 72 ग्राम क्या आ जाएगा बटा 180 ग्राम, यानी मैस ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमने क्या करना है, जिस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे नीचे डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा आपके पास मैस ऑफ कंपाउंड, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल क्यों ना हो, ठीक है। तो 180 ग्राम है, हमने परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी परसेंटेज होगी किसकी, कार्बन की। अब सेम टू सेम हाइड्रोजन की फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ग्लूकोज में कितना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन देखें एटॉमिक मैस कितना होता है इसका 1 होता है, एटम कितने मौजूद हैं 12, तो 12 ग्राम इसके अंदर मौजूद है ग्लूकोज के अंदर। तो आप क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर मैस ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, नीचे क्या लेंगे मैस ऑफ कंपाउंड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो क्या है 12 ग्राम है, 12 ग्राम 1 डिवाइड बाय 180 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगी। अब सेम टू सेम ऑक्सीजन की फाइंड आउट करेंगे। अब ऑक्सीजन के अंदर कितने ग्राम है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 6 एटम है तो कितना हो जाएगा 96। तो इसी तरह हम क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 96 ग्राम किसका है मैस ऑफ ऑक्सीजन का, और डिवाइड क्या करेंगे मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 180 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी ये परसेंटेज आ जाएगी किसकी ऑक्सीजन की। तो हम कहेंगे भाई 1 मोल ग्लूकोज में जिसका यानी ऑलरेडी मैस नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं उसके 1 मोल या उसके मॉलिक्यूलर मैस की मदद से हम क्या करते हैं बाकियों की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन की इतनी परसेंटेज होगी 1 मोल ग्लूकोज में, हाइड्रोजन की इतनी होगी और ऑक्सीजन की इतनी होगी, ठीक है। तो आप आसानी से क्या है परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आपको कंपाउंड दिया गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका फार्मूला मैस दे दे या मॉलिक्यूलर मैस दे दे, जिस तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है 180 होता है, अगर मोल के इक्वल है तो क्या होगा 180 ग्राम। तो अगर वो दे देता है डायरेक्टली आपको पता होगा कि भी उसने दे दिया 180 ग्राम, होता भी क्या है 1 मोल के बराबर है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड को और देखेंगे कितने एलिमेंट हैं कार्बन के, कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। तो उनका मैस निकालने के लिए आपने उनके एटॉमिक मैस और मौजूद जो एटम है उनको आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी किसकी मास एलिमेंट की आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने फाइंड आउट करना है केमिकल फार्मूले को डिस्कस करना है। जिस तरह आप किसी भी एलिमेंट को जहर करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, इसी तरह केमिकल फार्मूला भी किसी भी कंपाउंड कौन से होते हैं, एक कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह हम एक एब्रिविएशन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कोवलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले की जो है ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करें तो ये इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, यानी एक ही कंपाउंड में मौजूद मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनकी क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो किसे कहते हैं हम, होल नंबर रेशियो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला H6 और Y6 है, केमिकल फार्मूला क्या है H6 Y6 है, तो अगर आप इसकी क्या रेशियो निकालना चाहते हैं तो रेशियो क्या होगी 6 × 6 क्या हो जाएगी 1:1। दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दैट केमिकल फार्मूला कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी क्या होगी 1:1। इसी को हम क्या कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला किसका, इस कंपाउंड का। तो एम्पिरिकल फार्मूला को
कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स present in a molecule, ठीक है, या आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। अब देखें बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H6, ये क्या है, केमिकल फार्मूला। अब इसका हमने क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे एटम की। अब देखें कार्बन के कितने हैं, 6 एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 एटम है। तो अगर इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगी, 1:1। तो आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा इसका बेंजीन का, वो क्या होगा, CH। तो दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द कंपाउंड बेंजीन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इट इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है सारे के सारे जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, टोटल केमिकल फार्मूले को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अब ये क्या है आपका बेंजीन है जिसका केमिकल फार्मूला C6H6 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये वाला CH, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, टोटल का टोटल अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर दें इस तरह, तो वही क्या होगा आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब देखिए ये बेंजीन क्या है C6H6, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये क्या फार्मूला हो गया, केमिकल फार्मूला, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। ये तो होगी डेफिनेशन। इनमें जो एक मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपका आयोनिक कंपाउंड के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का भी हो सकता है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी यूज होता है और कोवलेंट कंपाउंड जिसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा मॉलिक्यूल्स का ही होता है, आयोनिक कंपाउंड का नहीं होता। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो NaCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है। लेकिन ये इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। हमेशा ये, इसे आप जस्ट या केमिकल फार्मूला कहेंगे, जस्ट या कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। अब जैसे आपका बेंजीन है, ठीक है, वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, PVC। अब ये क्या है, तीनों मॉलिक्यूल हैं, तो इनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। हाँ, इनका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। इनका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। अब देखें बेंजीन का C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है इसकी, 1:1, ठीक है। तो क्या होगा, CH होगा। अब वाटर है आपका, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, तो इसकी कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, तो यही क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। इससे साबित ये होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, ठीक है। अब अमोनिया की बात करें, अमोनिया क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला देखें, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, NH3 होगा, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है इसमें यही है कि एम्पिरिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा। अब नेक्स्ट जो है ना, हम एम्पिरिकल फार्मूला को
डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन के हम इंपीरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। एक टर्म होती है एटॉमिक मास, दूसरी होती है मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट फार्मूला मास। ये हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल के लिए, जिन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, और फार्मूला मास हमेशा हम आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। आपका मॉलिक्यूलर मास जो परसेंट अभी हमने पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट में मैंने डिस्कस किया इसको कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ atomic masses of elements present in a molecular substance। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, मॉलिक्यूल H2, ठीक है, कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और कितने एटम है, 2, तो क्या करेंगे, सम लेंगे। ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16, तो टोटल आप करें 2 + 16 तो कितना आ जाता है, 18 AMU। तो ये क्या है, आपका मॉलिक्यूलर मास है। अब किसका मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब जो फार्मूला मास है वो हमेशा हम आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, ये भी वही है, सम ऑफ एटॉमिक masses of elements present in one formula unit of ionic compound। ठीक है। यानी एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आयन को। जैसे आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो आपने शायद एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हो, तो उसमें उसने ये कहा था कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, कितने, 6.02 10⁻23। यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर इतने एटम हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को क्या करेंगे, सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा। अब देखें सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, और क्लोरीन का क्या होता है, 35.5। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 58.5 AMU। दैट इज द फार्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl क्या है, आपका आयोनिक कंपाउंड है। हमेशा इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला मास। अब एक लफ्ज का इजाफा कर देता हूं मैं तीनों में, एक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। जो होता है, अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करें, हम ग्राम में ज़ाहिर करें। मैंने अभी क्या किया है, सबके यानी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को क्या है, AMU में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर इनके मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को क्या करूं मैं, ग्राम में ज़ाहिर करूं, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे और ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। और इनको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास को हम ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। और ये तीनों जो है ना 1 मोल के बराबर है। ठीक है। जब भी हम मोल की बात करेंगे तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, हम ग्राम में। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम ग्राम एटॉमिक मास या उसे हम इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, उसका जो पहला पॉइंट है, पहले तो आप क्या करें, किसी भी कंपाउंड के
अंदर अगर मौजूद एलिमेंट हैं या एटम हैं तो उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। डिटरमिनेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या है परसेंटेज निकाली थी, एक तो हमारे पास कंपाउंड होता है, ठीक है, डायरेक्टली या उसका जस्ट फार्मूला मैथ दिया जाता है, लेकिन मैथ नहीं दिया जाता तो हम आसानी से उसमें से क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके क्या करेंगे, मैथ क्या है मालूम करेंगे। अब कभी कभार क्या दिया जाता है, आपके पास एक कंपाउंड दिया गया होता है, उसका मैथ भी दिया गया होता है और मैथ के अंदर मौजूद कहा जाता है कि ये कंपाउंड इतने कार्बन के ग्राम दे रहा है, इतने हाइड्रोजन के ग्राम दे रहा है और इतने ऑक्सीजन के ग्राम दे रहा है। तो आप उस तरह से भी क्या है परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम की बात आई है तो इट मींस नंबर ऑफ मोल। तो ये जो बात अभी मैंने समझाई आपको ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की या ग्राम फार्मूला मास की, तो इसलिए कि भी यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ है आपका डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स, एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज आई है तकरीबन 60%, ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी आई है 30% और ऑक्सीजन की कितनी आई है 10% आई है एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि भाई पहले इनकी परसेंटेज फाइंड आउट होगी, परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट के। तो आपके पास ये जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, मैस बाय मैस, यानी इतने कार्बन के मैस कितने कंपाउंड के 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में क्या है डिसॉल्व है, तो आपका यही क्या होता है मैस होता है। और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है, दी मैस ऑफ एलिमेंट, यानी किसकी, अब कार्बन के फाइंड आउट कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से, क्या है एटॉमिक मास से फाइंड क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन के। या जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप क्या करते हैं उस परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, तो आपके पास क्या आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाते हैं या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब देखें कार्बन की कितनी परसेंटेज है 60, तो ये क्या है 60 ग्राम है किसके अंदर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर। हमने क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा 60 होगा, या डिवाइड कर देंगे इस परसेंटेज को किससे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह आप हाइड्रोजन के निकालेंगे, फिर इसी तरह क्या करेंगे ऑक्सीजन के निकालेंगे, फिर आप जो है ना इनकी एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल कार्बन के मोल आए हैं 2, ठीक है, इसके कितने हैं 1.5 और इसका कितना है 1 मोल आया है, ठीक है। इसका कार्बन के इतने मोल आए हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं, हाइड्रोजन के इतने मोल आए हैं या ग्राम एटम आए हैं, ऑक्सीजन के इतने मोल या ग्राम एटम आए हैं, तो आप क्या करेंगे इनकी रेशियो निकालेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, हमने इनका एटॉमिक रेशियो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। अब कार्बन के कितने मोल हैं ये ग्राम एटॉमिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो कितने होंगे 2, 1.5 और क्या है 1। अब देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अगर इनकी रेशियो होल नंबर में है तो वैसे का वैसे रहने देंगे, आपके पास क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर होल नंबर रेशियो में नहीं है यानी इशारे में है, देखें पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे इसे होल नंबर में लाएंगे। होल नंबर में लाने के लिए हम किसी भी सुटेबल डिजिट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास अगर होल नंबर वैल्यू आ गई है तो वही आपका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, तो क्या होगा 4, 2 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 3, इसका क्या आ जाएगा 2। अब देखिए ये होल नंबर में है तो आपका यही क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब देखिए कार्बन कितने हैं 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं
दो, डेट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ डेट कंपाउंड। तो आप क्या करते हैं, इसी तरह डिटरमाइन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को। 4 पॉइंट्स हैं इसके, आपने ये याद रखना है और क्वेश्चन भी आ जाता है हाउ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन कंपाउंड कैन बी डिटरमाइन, यानी किस तरह आप क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस।